गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ब्रिक्स से। ब्रिक्स में शामिल होने का सपना देख रहे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। ब्रिक्स की सदस्यता तो दूर, पाकिस्तान को पार्टनर का भी दर्जा नहीं मिल पाया। पाकिस्तान की दावेदारी का भारत ने कड़ा विरोध किया था। पीएम मोदी ने ब्रिक्स के मंच से पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सुना दिया था। भारतीय पीएम ने साफ कहा कि किसी भी नए देश को शामिल करते समय संस्थापक सदस्यों की राय का सम्मान किया जाना चाहिए। इससे पहले रूस और चीन दोनों ने ही पाकिस्तान को समर्थन देने का ऐलान किया था। इस शर्मिंदगी के बाद अब पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने जा रहा है, वह भी तब जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस्लामाबाद यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच दोस्ती की सुबुगाहट तेज हो गई थी। जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन की राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद गए थे। यह किसी भारतीय विदेश मंत्री की करीब 10 साल में पहली पाकिस्तानी यात्रा थी। इस बैठक के दौरान जयशंकर की पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार से खाने की मेज पर अनौपचारिक बातचीत हुई थी। यही नहीं, जयशंकर ने इस्लामाबाद से लौटने के बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री दोनों को धन्यवाद दिया था। पाकिस्तान के विदेश सचिव आमना बलोच इस्लामाबाद में मौजूद विदेशी राजनयिकों से कश्मीर को लेकर बातचीत करेंगी। पाकिस्तान 27 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाता है और विदेशी राजनयिकों से कश्मीर को लेकर बातचीत भी इन कार्यक्रमों की कड़ी का एक हिस्सा है। महाराजा हरी सिंह के जम्मू कश्मीर का भारत संग विलय करने के बाद 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सैनिक श्रीनगर पहुंचे थे। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था, कबायली लोगों के वेश में अपनी सेना को भेज दिया था। इससे कश्मीर समस्या का जन्म हुआ और आज भी जारी है। पाकिस्तान यह बैठक तब आयोजित कर रहा है जब पिछले सप्ताह नवाज शरीफ ने शांति और बातचीत की अपील की थी। भारतीय विदेश मंत्री ने इस बैठक से ठीक पहले साफ कर दिया था कि कोई द्विपक्षीय बैठक करने नहीं जा रहे हैं। जयशंकर और पाकिस्तानी नेता दोनों ने ही विवादित मुद्दों को लेकर खुलकर उठाने से परहेज किया था। जयशंकर और शहबाज शरीफ ने सार्वजनिक रूप से 2 बार हाथ मिलाया था। पाकिस्तान एक तरफ जहां विदेश राजनयिकों के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाने जा रहा है, वहीं कश्मीर में हालात खराब हो रहे हैं। पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकी पिछले कुछ दिनों में कई जानलेवा हमले कर चुके हैं, इससे तनाव बढ़ा हुआ है। बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी गगनचुंबी इमारत बन रही है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग समा सकती हैं। 1300 फीट ऊंचे क्यूब के आकार के मुकाब टावर का निर्माण शुरू हो चुका है। यह सऊदी अरब के रियाद में 7 वर्ग मील में फैले न्यू मुरब्बा साइट का केंद्र बिंदु होगा। न्यू मुरब्बा उत्तर पश्चिमी रियाद और पूर्वी दरिया में एक प्लानिंग के तहत विकसित किया जा रहा है, एक प्लान्ड सिटी है। इस प्रोजेक्ट को फरवरी 2023 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया की सबसे बड़ी आधुनिक डाउनटाउन परियोजना के रूप में घोषित किया था। यह प्रोजेक्ट क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी विजन 2030 का हिस्सा है। न्यू मुरब्बा साइट के केंद्र बिंदु में बन रही यह विशाल संरचना 1200 फीट चौड़ी है। इसमें दुकानों और रेस्तरां के साथ साथ आलीशान फ्लैट भी होंगे, जिसका इस्तेमाल हाई सोसाइटी के लोगों के रहने के लिए किया जाएगा। इसमें नवीनतम तकनीक भी होगी, जिसमें इमारत की बाहरी दीवारें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वाली तस्वीरें दिखाएंगी। सऊदी अरब की सरकार न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनी ने कहा है कि ग्राउंड वर्क अब 86% पूरा हो चुका है और यह 2030 तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए। यह परियोजना रियाद के उत्तर पश्चिम में किंग सलमान और किंग खालिद रोड के चौराहे पर स्थित है। न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए एक प्रचार वीडियो भी बनाया है। इसमें दिखाया गया कि भविष्य की इमारत लोगों के घूमने फिरने के साथ कैसी दिखेगी। किसी विज्ञान कथा साइंस फिक्शन जैसी संरचना के अनुरूप वीडियो में दीवारों पर ड्रैगन, सिर के ऊपर से उड़ते हुए स्पेसक्राफ्ट, विशाल पर्वतों और झरनों सहित कई नाटकीय दृश्य दिखाए गए हैं। इमारत के अंदर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए होलोग्राफिक प्रोजेक्शन देख पाएंगे। रियाद के नज़ारे दिखाने वाले रेस्तरां के साथ इमारत के टॉप पर ऑब्जर्वेशन डेक के लिए घुमावदार टावर होगा। इस निर्माण की आलोचना भी की जा रही है। मानवाधिकार समूह ने दावा किया कि प्रवासी श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है, जबकि स्थानीय रूप से रहने वाले कई लोगों को जबरन उसकी ज़मीनों से बेदखल भी किया गया है। परियोजना डिजाइनरों का कहना है कि इससे 3,34,000 नौकरियां पैदा होंगी और देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 40 बिलियन पाउंड का इजाफा होगा। न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनी ने एक बयान जारी किया कि जिसमें कहा गया कि यह परियोजना आधुनिक नजदी वास्तुकला शैली से प्रेरित है। आइए हम बात करें अमेरिका की। चीन और रूस की सैटेलाइट को युद्ध के दौरान जाम करने के लिए बनाए गए हथियार की तकनीक खामियों को दूर कर लिया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी स्पेस फोर्स ने इसकी घोषणा की है। निर्धारित समय से 2 साल की देरी के बाद इसकी डिलीवरी की उम्मीद जताई जा रही है। L3 हैरिस टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड एक काउंटर कम्युनिकेशन सिस्टम का हल्के वजन वाला और लाने जाने में आसान वर्जन है। इसे मीडोलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। साल 2020 में इसे चालू घोषित किया गया था।
नया मॉडल अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकता है, साथ ही ये हल्की और नई फ्रीक्वेंसी को जाम करने में सक्षम है। मूल रूप से इसकी डिलीवरी 2022 में होनी थी, लेकिन अज्ञात तकनीकी समस्याओं के कारण इसमें देरी हुई है। स्पेस सिस्टम कमांड के मुताबिक पिछले महीने तक इसने सभी सिस्टम लेवल वेरिफिकेशन पूरे कर लिए हैं। अगले साल में इसकी डिलीवरी हो सकती है। जनवरी और मार्च के बीच अंतरिक्ष बल यह आकलन करेगा कि प्लान किए गए 32 हथियारों में से पहले 5 को कब ऑपरेशनल घोषित किया जा सकता है। कमांड के मुताबिक उन्हें स्पेस फोर्स की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट स्पेस डेल्टा 3 को सौंपा जाएगा। L3 हैरिस ने एक बयान में कहा कि मीडोलैंड्स प्रणाली तकनीकी प्रदर्शन, तैनाती और रखरखाव के लिए सरल लॉजिस्टिक के मामले में महत्वपूर्ण अपडेट होगा। यद्यपि वेरिफिकेशन टेस्टिंग के अनुमान से ज़्यादा समय लगा। मीडोलैंड जैसे जैमर का उद्देश्य चीनी और रूसी स्पेस सिस्टम की बढ़ती संख्या का मुकाबला करना है। संघर्ष की स्थिति में अस्थायी रूप से इन्हें क्षति पहुंचाएगा। चीन अलग अलग सेंसरों से लैस 300 से ज़्यादा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का संचालन करता है। वहीं रूस दुनिया की कुछ सबसे बड़े सक्षम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइटों का संचालन करता है, लेकिन अमेरिका और चीन की तुलना में इसकी संख्या सीमित है। आइए हम बात करें अमेरिकी चुनाव के बारे में। अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। नवंबर में मतदान से ठीक पहले दोनों ही मुख्य कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने प्रचार में जान झोंक दी है। इस बीच चुनाव को लेकर नया पोल भी सामने आया है। पोल में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट कमला हैरिस पर बढ़त हासिल की है। हालांकि ट्रंप को प्रतिद्वंदी हैरिस पर मिली ये बढ़त बहुत नहीं है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी वजह यह है कि बीते कुछ सर्वेक्षणों में हैरिस को ट्रंप पर बढ़त मिल रही थी। ट्रंप ने इस फासले को पाटते हुए बढ़त हासिल की है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने के सर्वे के मुताबिक देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस पर 2 अंक की बढ़त है। ट्रंप प्रतिद्वंदी हैरिस से 2 अंक यानी 47% से 45% आगे है। CNBC ऑल अमेरिका इकोनॉमिक सर्वे के में डोनाल्ड ट्रंप की कमला हैरिस पर 48% से 46% की बढ़त है। अमेरिका के अहम 7 राज्यों में ट्रंप हैरिस से 48% से 47% आगे हैं। अमेरिका के प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सर्वेक्षणों पर नज़र रखने वाले रियर क्लियर पॉलिटिक्स ने बताया है कि कमला हैरिस देश भर में अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 0.3% की मामूली बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरी ओर देश के अहम 7 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप 0.9% अंकों से आगे हैं। एरिजोना, नवादा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, उत्तरी कैरोलिना और जॉर्जिया जैसे अहम राज्यों में ट्रंप को बढ़त है। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान होना है। अमेरिका को अगले महीने होने वाले चुनाव के बाद अगले साल के पहले महीने जनवरी में नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस में से किसी एक के अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद दुनिया का सबसे ताकतवर पद माना जाता है। ऐसे में इस चुनाव में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नज़रें लगी हुई हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.